बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एजुकेशन पर आज चैनल में आप सबको खुशामदीद। जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम तैयारी कर रहे थे, जीके, करंट अफेयर, इस्लामियात, इसी तरह जनरल साइंस के हवाले से, तो आज मैंने जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है। इसके हवाले से बहुत ज्यादा सवाल रिपीट होते हैं और एक्सपेक्टेड किया जाता है कि इससे जरूर सवाल आते हैं। तो इसको सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्टिव के लिहाज से पढ़ लेना है। जब डिस्क्रिप्टिव के लिहाज से हम पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आप ऑलरेडी सही तौर पर अटेम्प्ट कर लोगे। तो आइए, वो क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फाटाफ, व्हाट इज फाटाफ? ठीक है, FATAF, ठीक है। ये FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका पूरा एब्रिवेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया, इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज है, इसके अंदर कौन कौन से लिस्ट है, पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये 1989 को G7 कंट्रीज ने बनाया था। 1989 को G7 कंट्रीज ने बनाया था। G7 कंट्रीज के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? जर्मनी, USA, फ्रांस, इसी तरह चाइना, इटली, जापान एंड यूके आता है। जर्मनी यूरोपियन कंट्री है, USA नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, फ्रांस यूरोपियन कंट्रीज है, इसी तरह चाइना एशियन कंट्रीज है, इटली यूरोपियन कंट्रीज है, जापान भी एशियन कंट्रीज है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, और सॉरी ईस्ट में आता है, और यूके यूरोपियन कंट्रीज है। इसने मिल करके एक ये पठाव्स बनाया। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो है क्या? जब ये 1989 को बनाया गया तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि उस टाइम मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा हो रहा था। इलीगल तौर पर पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री थे। तो उन्होंने ये बनाया, ये फटाव, कि उस कंट्रीज जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, करप्शन के पैसे, ठीक है, और बड़े पैसे को एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफर कर लेना, जिस मुल्क से ये हो रहा है या जिस मुल्क के अंदर हो रहा है, जो कंट्रीज इसके अंदर शुमार होगा उसके अंदर पाबंदियां लग जाएगी। ठीक है, तो ये फटाव उसका एक ये मेन ऑब्जेक्टिव था। लेकिन क्या हुआ? लेकिन जब एक वाकया हुआ तो फिर इस फटाव का एक और मेन ऑब्जेक्टिव आ गया कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मैं पढ़ा दूंगा। टेररिस्ट फाइनेंसिंग, जो कंट्रीज टेररिस्ट को फाइनेंस कर रहा है, टेररिस्ट को पैसे दे रहा है, तो उस कंट्रीज के ऊपर भी पाबंदी लग सकती है। उसके ऊपर भी कई किस्म के यानी वो बदनामी के लायक होगा, लोग उसके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। इसकी फिर दो लिस्ट है, ग्रे लिस्ट है और ब्लैक लिस्ट है। ग्रे लिस्ट के अंदर किस तरह होते हैं और ब्लैक लिस्ट किस तरह होता है, उसमें भी हम लोग पूरा रोशनी और उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए, इस कंट्री ने इसको मिलकर के बनाया। इसका हेडक्वार्टर कौन सा है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। यहां पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसके कौन कौन से है? दो ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक है आपके पास इंग्लिश और दूसरा आपके पास है फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच इसके दो क्या है? ये इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अंदर कितने कंट्रीज है? इसके अंदर 39 कंट्रीज है। हाउ मेनी, ये पहले आया था सवाल, हाउ मेनी कंट्रीज आर फाउंड इन FATF? ठीक है, फटाफ के अंदर कितने कंट्रीज है? इसके अंदर 39 कंट्रीज है। इस 39 कंट्रीज में से 37 कंट्रीज पाए जाते हैं और 37 जो नंबर है वो कंट्रीज है। और इसमें दो जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर क्या है? 37 कंट्रीज है और दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से? एक है यूरोपियन यूनियन, दूसरा है GCC, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, जिसके अंदर क्या है? सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, बहरीन है, ओमान है। ये कंट्रीज आते हैं GCC, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल्स के अंदर। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हो गए और 37 कंट्रीज टोटल मिलकर के इसके कितने मेंबर बने? 39 मेंबर इसके बने। इंपॉर्टेंट सवाल है ये वन लाइनर्स के लिए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया। वन लाइनर्स के लिए जो आते हैं वो इसमें से आता है। और दूसरा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका एम्स क्या है, ये क्यों बनाया गया? जिस तरह आपके पास OIC बनाया गया, OIC का क्या कब 57 मेंबर्स ने मिलकर के इस्लाम के लिए, यानी इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर, या इस्लामिक कंट्रीज के अंदर जो वरान आते हैं या उनके दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक दूसरे से बाल रखना है, ठीक है, इसलिए बनाया गया था मुसलमानों के लिए जो मुफाद थे। तो इसका क्या इंपॉर्टेंट, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है?
सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले बताया था क्या है, कम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, ये क्या है, कम्बेटिंग यानी रोक लेना, काउंटर्स कर लेना, ठीक है, रोकथाम कर लेना किसका, मनी लॉन्ड्रिंग। जो कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, जिस कंट्रीज के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है तो उसको काउंटर्स कर लेना, इसका ऑब्जेक्टिव ये है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग। क्या है, काउंटर द टेररिस्ट फाइनेंसिंग। जो कंट्रीज जिस तरह पाकिस्तान आजकल ग्रे लिस्ट से निकल रहा है, पाकिस्तान के ऊपर भी यही था कि आप टेररिस्ट को फाइनेंस कर रहे हो, ये हाफिज सईद वगैरह, फिर इन लोगों को नजरबंद कर दिया गया तो वगैरह वगैरह। तो जो कंट्रीज टेररिस्ट को फाइनेंस कर रहा है, टेररिस्ट को पैसे दे रहा है, ठीक है, तो उसको भी ये फटाफ इसको रोक लेता है। तो इसको रोकने के लिए दो किस्म के लिस्ट बनाए गए हैं, एक ग्रे लिस्ट है, दूसरा आपके पास ब्लैक लिस्ट है। ग्रे लिस्ट में क्या होता है, ग्रे लिस्ट में आपको एक वार्निंग दिया जाता है कि भाई आप इस ग्रे लिस्ट के अंदर आते हो जब तक आप ये काम खत्म नहीं करते हो, या ये मनी लॉन्ड्रिंग आपके मुल्क के अंदर इस पॉइंटों से खत्म नहीं हो जाता, या ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग इस पॉइंटों से खत्म नहीं हो जाता, जब तक आपका नाम ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट में कोई सेक्शंस, कोई पाबंदियां नहीं लगती है, सिर्फ आपको ये कहता है कि भाई आपने ये पॉइंट्स पूरे कर लेने हैं। जिस तरह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर था, पाकिस्तान जब ग्रे लिस्ट के अंदर आया तो पाकिस्तान को क्या है, 27 पॉइंट्स दिए गए कि भाई आपने इस पॉइंट्स को पूरे कर लेने हैं। फिर पाकिस्तान ने कुछ टाइम लिया, तो क्यों न कि जून 2018 को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, ठीक है। फिर पाकिस्तान को 27 कंट्रीज दिए गए, तो 27 इसको जो है पॉइंट्स दिए गए। फिर 27 पॉइंट्स के बाद फिर पाकिस्तान ने ये पॉइंट ना किया, 15 महीने के बाद फिर इसको कुछ टाइम और दिया गया, फिर 34 पॉइंट्स हो गए हैं। फिर पाकिस्तान ने इस 34 पॉइंट्स को पूरा किया। कब पूरा किया, आपके पास 2022 जब बर्लिन के अंदर ऐसी पटाफ्स का एक इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा था बर्लिन के अंदर, ठीक है। कब, 17 जून 2022 को बर्लिन के अंदर इनका एक जब इजलास हो रहा था तो पाकिस्तान के पॉइंट्स तकरीबन पूरे थे, ऑलमोस्ट पाकिस्तान 99.99% निकल चुका है, ठीक है। उसमें पाकिस्तान के जितने पॉइंट्स थे वो मुकम्मल थे। तो इसके अंदर ग्रे लिस्ट के अंदर कंट्रीज को वार्निंग दिया जाता है, ठीक है, उसको रखा जाता है, एक किस्म का दाग होता है, क्योंकि एक मुल्क दूसरा मुल्क के साथ ट्रेड करता है, एक मुल्क दूसरे के साथ और किस्म के डिप्लोमेटिक्स रिलेशंस रखते हैं, तो एक किस्म का काला दाग होता है ये ग्रे लिस्ट, ठीक है। अच्छा, जब ये उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर लेता फिर क्या कर लेता है, यानी उसने उसके ऊपर बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया और उस मुल्क ने और उसके अंदर इस तरह खराब एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो फिर वो क्या कर लेते हैं, इसको ब्लैक लिस्ट में रख लेते हैं। ब्लैक लिस्ट में जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो आजकल बना रहे होते हैं, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या कर लेता है, यानी उसके अंदर ऐसे कंट्रीज है, जिस तरह आपके पास है ईरान, कौन सा है, एक आपके पास ईरान है और दूसरा आपके पास है नॉर्थ कोरिया और ईरान जो है ये दोनों ब्लैक लिस्ट के अंदर है। अब ये अलग वजह है कि ये अमेरिका से थोड़ा इख्तिलाफ रख रहे हैं, इसलिए इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर ईरान को उन्होंने ब्लैक लिस्ट में इसलिए डाला है क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, तो इसराइल ने तो भी बना दिया, उसको क्यों ब्लैक लिस्ट में नहीं रख रहे हो, तो ये बहुत बड़े सवाल उठते हैं। तो ठीक है, तो इसका मकसद ये हुआ कि इसका असल काम ये है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग रोक लेना और इसी तरह आपके पास क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग रोक लेना। पाकिस्तान जो है वो एक मरतबा 2008, कब, फरवरी 2008 को एक मरतबा पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट के अंदर आया, फिर 2010 को पाकिस्तान निकल गया, फिर 2012 को फिर पाकिस्तान जो है फरवरी 2012 को पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट के अंदर आया, ग्रे लिस्ट के अंदर, फिर पाकिस्तान 2016 को ग्रे लिस्ट से निकल गया। फिर क्या हुआ, फिर इसी तरह जून 2018 को पाकिस्तान एक बदकिस्मती से वापस इसी ग्रे लिस्ट के अंदर आया। फिर क्या हुआ, इसी 17 जून 2022 को जब बर्लिन के अंदर मीटिंग हुआ, पाकिस्तान इससे निकल गया। तो ये इसके हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि कौन कौन से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरह आपने इसको वन लाइनर्स की मदद से और आप इसको सब्जेक्टिवली किस तरह लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह दूसरे टॉपिक में भी डिटेल के साथ हाजिर होंगे। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।